नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्रलोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्रलोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है, जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्रलोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत अब से हर रोज सूरज निकलने के साथ ही होने लगी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमनदीप है और मैं पंजाब का रहने वाला हूं। साथ ही पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। आज मैं आप लोगों को अपने साथ हुए एक बहुत ही भयानक और डरावने हादसे की कहानी सुनाने वाला हूं। दरअसल एक बार मैं एमपी से अपनी ट्रक को लेकर आ रहा था, पर रात हो जाने की वजह से और काफी ज्यादा थक जाने की वजह से मैंने वही रास्ते में अपना ट्रक रोक दिया और ट्रक के अंदर ही आराम करने लगा था। अभी मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई थी कि तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में आकर कुछ बोला हो, लेकिन क्या बोला था मुझे समझ में नहीं आया। पहले तो मैंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब फिर से किसी ने कुछ बोला तो हड़बड़ाते हुए आंखें खुल गईं। हालांकि अब कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो ऐसे में फिर से मैं आंखें बंद करके सो गया और कुछ ही देर में मुझे नींद भी आ गई थी। मुझे सोए हुए कुछ वक्त गुजरा था कि तभी मुझे अपने ट्रक के बाहर घुंघरू के बजने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत मेरे ट्रक के आसपास चल रही है, जिसकी वजह से उसके घुंघरू बजने की तेज आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। ये देखकर हड़बड़ाते हुए मेरी आंख खुल गई। मैं हैरानी से सोचने लगा, ये कैसी आवाज? जब वो आवाज बार बार आ रही थी, मुझे घबराहट होने लगी थी कि इतनी रात गए और इस सुनसान रास्ते पर कौन औरत हो सकती है। वैसे भूत प्रेत जैसी बातों पर मैं भी यकीन करता था और मैंने अपने कई ट्रक ड्राइवर साथियों से इस बारे में सुना भी था। हालांकि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो लेकिन आज उस औरत के घुंघरू बजने की आवाज सुनकर मुझे घबराहट होने लगी। तभी किसी ने मेरे ट्रक के शीशे को खटखटाया, जिसकी वजह से और ज्यादा घबराहट होने लगी। ऐसे में हिम्मत तो नहीं हो रही थी बाहर झांकने की, लेकिन जब बार बार खटखटाने की आवाज सुनाई दी तो मैंने धीरे से देखा। उस चांदनी रात में एक लड़की मुझे खड़ी हुई दिखाई दी, जो काफी खूबसूरत थी। उसके हाथ में एक लोहे का बक्सा था। वो बड़ी ही प्यारी आवाज में फिर से बोली, अरे अंदर कोई है क्या? अब ये सुनकर मैं पहले तो सोचा कि शायद मेरे साथ कोई छलावा ना हो जाए, कहीं चुड़ैल ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर मैं अपने आप से बोला, सब लोगों के मन की बातें हैं, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। वैसे मैं जो भूत प्रेत जैसी बातों पर हमेशा से यकीन करता था, उस सुंदर सी लड़की को देखकर इन सारी बातों को मैंने भी अंधविश्वास समझ लिया। फिर मैं ट्रक का गेट खोलते हुए बोला, हाँ क्या काम है? तो वो मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बोली, इतनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूं, आपने खोला ही नहीं। ये सुनकर मैं बोला, वो थोड़ी थकान हो गई थी तो मैं अंदर थोड़ा आराम करने लगा था और आंख लग गई थी। बताओ क्या काम है? उस वक्त मैं एक टक बस उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। आखिर वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि जैसे मेरा दिलो दिमाग तो उस पर ही अटक गया था। अब वो मेरी तरफ देखकर बोली, गांव से आई हूं, आगे का जो शहर पड़ेगा ना, उधर मुझे जाना है, आप मुझे छोड़ देंगे क्या? अब ये सुनकर मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो बोली, गांव से बस पकड़ कर आ गई, लेकिन वो बस ड्राइवर साला, उसकी बस ही खटारा निकली, आधे रास्ते में ही खराब हो गई। तो जो पीछे का चौराहा है ना, वहां पर मुझे उतार दिया। अब पैदल चलते चलते यहां तक आ गई, इस उम्मीद में कि कोई साधन मिलेगा, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है। ऐसे में आपका ट्रक देखा तो सोचा कि शायद आप मेरी कोई मदद कर देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं चली जाती हूं। ये कहकर वो जाने लगी तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त पता नहीं क्या सम्मोहन शक्ति थी उस लड़की में कि मैं उसकी तरफ खींचा ही जा रहा था। तभी वो मेरे पास आई तो सच बताऊं तो मुझे एक एक पल के लिए तो एक अजीब सी बदबू आई थी, लेकिन मैंने इसको नजरअंदाज कर दिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, आप आ जाइए, आपको कहाँ चलना है?
मैं छोड़ दूंगा। ये सुनकर वो खुश हो गई और मेरे हाथ में अपना जो बड़ा सा लोहे का बक्सा था वो दे दिया, जो बड़ा भारी था। मैंने वो बक्सा अंदर रख लिया और हाथ पकड़कर उसे भी अंदर खींच लिया। अब मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया तो वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगी। ये देखकर मुझे तो काफी अच्छा लग रहा था। तभी वो अपने हाथों से धीरे धीरे मुझे टच करने की कोशिश करने लगी। सब कुछ देखकर भी मैं पहले तो अनजान बने रहने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ये देखकर अब मुझ पर भी कंट्रोल ना हुआ। मैंने अपना ट्रक एक तरफ रोका। वो कुछ बोलती उससे पहले ही उसे किस करने लगा था। पहले तो उसने थोड़ा मना किया, लेकिन फिर वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। उस वक्त हम जिस रोड पर थे ना, उसके दोनों तरफ ही जंगल थे। आप सबको पता है कि एमपी में कितने ज्यादा जंगल होते हैं। ऐसा ही रास्ता था और ऐसा लग रहा था जैसे उस सड़क पर सिर्फ मेरा ही ट्रक चल रहा हो। हम दोनों एक दूसरे में खोते ही जा रहे थे और वक्त का पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों एक हो गए। लेकिन मुझे काफी ज्यादा थकान सी महसूस होने लग गई थी। सुबह से सफर कर रहा था, आराम भी ठीक से नहीं किया, शायद इसलिए ज्यादा थकान हो रही होगी। यही मैं सोच रहा था। वैसे जब से वो लड़की मुझे मिली थी ना, उसमें से एक अजीब सी बदबू मुझे आ रही थी, लेकिन मैं बस उसे नजरअंदाज ही करते जा रहा था। मेरे साथ में कुछ वक्त गुजारने के बाद वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, 1 मिनट, अभी आई। ये कहते हुए टॉयलेट करने के लिए चली गई और मैं उसकी तरफ देखता रहा। वो सड़क पर से उतरकर जो सामने जंगल था ना, उस तरफ चली गई थी। अब मैं उसका इंतजार करने लगा, लेकिन काफी देर हो गई, वो नहीं आई। ये देखकर मैं सोचने लगा कि कहाँ जा सकती हैं। पहले तो मैंने सोचा कि उसे जंगल में जाकर ढूंढता हूं, लेकिन इस तरह जाना ठीक होगा या नहीं, ये सोचकर कुछ देर और बैठा रहा। जब वो नहीं आई तो ट्रक में से सड़क पर उतरकर मैंने उसे काफी आवाज भी लगाई, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। अब ये देखकर मुझे थोड़ी घबराहट भी होने लगी कि वो ठीक हैं या नहीं, कहीं उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। ऐसी बातें दिमाग में आ रही थी। वैसे मैंने उसके साथ वक्त गुजार लिया था, लेकिन मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा था। मुझे बस उसकी आवाज सुनाई दे रही थी जो कह रही थी, कहाँ हो तुम। मैं ट्रक में बैठे बैठे थक गया था और मेरी आंख लग गई थी। जब आंख खुली तो सुबह होने को आई थी, लेकिन वो लड़की अभी तक नहीं आई थी। ये देखकर मैं घबरा उठा और सोचने लगा कि इतनी देर हो गई, वो लड़की क्यों नहीं आई, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। यही सोचते हुए मेरी नजर उसके बक्से पर गई। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं उसके बक्से को खोलकर देखूं। हालांकि मैं सोच रहा था कि बिना किसी की इजाजत के किसी के बक्से को खोलना ठीक नहीं है। काफी देर तक मैं यही सोचता रहा। तभी अचानक मुझे बक्से के अंदर से आवाज आने लगी, जैसे कोई बार बार बक्से को खटखटा रहा हो और उसे खोलने के लिए कह रहा हो। यह देखकर मैं बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने अपने आप से कहा कि यह मन का भ्रम है और कुछ नहीं। ये सोचते हुए मैंने उस बक्से को छू कर देखा तो अब ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे मन में सवाल था कि उस बक्से में आखिर है क्या और वो लड़की कहाँ चली गई। कहीं इस बक्से में कुछ ऐसी वैसी चीज तो नहीं है जो वो लड़की धोखे से रखकर चली गई हो। वैसे भी जब मैंने उस लड़की के हाथ से इसे लिया था तो ये बहुत भारी था। ये सोचकर मैं परेशान हो गया। फिर मैंने हिम्मत करके उस बक्से को खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जो कुछ देख रहा हूं वो सच है। उस बक्से के अंदर उस लड़की की लाश थी जिसे टुकड़ों में काट कर रखा हुआ था। उसके सिर को भी एक तरफ काट कर रखा हुआ था और कपड़े वगैरह सब उस बक्से में थे, जिसमें से भयंकर बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लाश 3 दिन पुरानी हो। ये देखकर मुझे घबराहट होने लगी। मैं सोचने लगा कि वो लड़की रात को मेरे साथ थी, तो फिर ये लाश यहां कैसे आ सकती है, और अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो ये बक्सा तो यही रखा हुआ था, कोई ट्रक के अंदर भी नहीं आया था। ऐसी हजारों बातें मेरे दिलो दिमाग में आ रही थी। उस वक्त अपने ट्रक में अपनी आंखों के सामने उस लाश को देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था और डरते हुए अपने आप से बोला, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी मेरे कानों में अचानक रोने की भयानक आवाज सुनाई देने लगी, जो बड़ी ही डरावनी थी। अब तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं जल्दी से वो बक्सा उठाया। ट्रक से नीचे उतरने की तो हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उस बक्से को अपने ट्रक में भी नहीं रख सकता था। ऐसे में अभी सुबह का उजाला पूरी तरह नहीं हुआ था और सड़क पर भी कोई नहीं आ रहा था।
तो हिम्मत करके मैंने सड़क की दूसरी तरफ जंगल की जो खाई थी उसमें उस बक्से को फेंक दिया। उस वक्त मैं थर थर कांप रहा था। मैंने सोचा कि अब बक्से को फेंक दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे ट्रक में गलती से वो बक्सा पुलिस या किसी को मिल जाता तो मैं तो बेवजह ही मर जाता। ये सोचकर ही घबराते हुए मैं वहां से आने के लिए जैसे ही अपना ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की तो मेरा ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मुझे अपने चारों तरफ ऐसा लगने लगा जैसे कोई बहुत तेज आवाज में रो रहा हो। बड़ी ही डरावनी और भयानक आवाज थी जिसे सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। अब घबराते हुए मैं भगवान को याद करने लगा। तभी फिर से ट्रक स्टार्ट किया तो ट्रक तो स्टार्ट हो गया था। तभी मुझे ट्रक के बाहर सड़क किनारे वही लड़की खड़ी हुई दिखाई दी जो इस बार काफी डरावनी लग रही थी। उसके शरीर में जगह जगह कटने के निशान दिखाई दे रहे थे। उनसे खून भी निकल रहा था और वो गुस्से में मुझे घूरते ही जा रही थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और जल्दी से ट्रक स्टार्ट करके तेज स्पीड में वहां से आने के लिए दौड़ा दिया। उस वक्त मुझे किसी चीज का होश नहीं था। मैं बस पागलों की तरह वहां से भाग जाना चाहता था और मैं अपने ट्रक को जब तक दौड़ाता रहा जब तक सुबह का उजाला चारों तरफ नहीं हो गया और मैं शहर में नहीं आ गया। वहां आकर मैंने अपने ट्रक की रफ्तार थोड़ी धीरे की, लेकिन अभी मुझे घबराहट तो हो रही थी, परंतु ये सोचकर थोड़ी तसल्ली थी कि शायद अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मेरे दिमाग ने तो वैसे कुछ पल देर के लिए काम करना ही छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं अपने आप से ही बोला, इसका मतलब रात को मेरे साथ वो लड़की नहीं थी, उसकी आत्मा थी। ये सोचते हुए ही मैं थर थर कांपने लगा। मुझे तो ये सोचकर और ज्यादा डर लगने लगा कि अगर उस आत्मा ने मुझे उस वक्त जान से मार दिया होता तो मेरे साथ क्या होता। उस वक्त मुझ पर क्या बीत रही थी मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। और इसी तरह सफर करते हुए सारा दिन गुजर गया। शाम को मैंने एक होटल पर आराम किया तो मेरे साथ कुछ भी डरावना नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी तसल्ली तो हुई कि चलो अब तो कुछ भी डरावना नहीं हुआ, शायद आगे से भी अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे वो रात मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारी थी, क्योंकि हर पल मुझे ऐसा लगता था जैसे वो आत्मा वापस आ जाएगी और मेरी जान ले लेगी। जैसे तैसे रात गुजर गई। सुबह होते ही मैं फिर से वहां से आने के लिए रवाना हो गया। ऐसे में सारा दिन सफर करके शाम को जब मैं पंजाब के लुधियाना शहर में पहुंच गया जहां मैं रहता था, तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो आत्मा मुझे मिली, मेरे साथ रात में कुछ वक्त गुजारा और फिर वापस चली गई। शायद वो बक्सा इसलिए छोड़कर गई होगी कि मैं पुलिस को उसकी मौत के बारे में बताऊं, इसीलिए वो मुझे दिखाई दी थी। लेकिन उस बक्से को पुलिस को देने के चक्कर में मैं भी मुसीबत में फंस जाता। यही बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। कभी सोचता कि मुझे उस लड़की की मदद करनी चाहिए थी। मरने के बाद शायद वो चाहती हो कि उसकी मौत के बारे में सबको पता चले। इस तरह की बातें दिमाग में घूम रही थी। ऐसे में कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उस वक्त दिमाग में हजारों बातें घूम रही थी। वैसे मैं लुधियाना में अकेला रहता था। मेरा पूरा परिवार गांव में रहता था। मेरे मम्मी पापा, 2 छोटी बहनें, बड़ा भाई, मेरी पत्नी और एक बेटा, सब लोग गांव में रहते थे। जहां मैं रहता था वहां मकान मालिक दूसरे शहर में रहता था, इसीलिए नीचे का पोर्शन तो बंद था और ऊपर के पोर्शन में एक रूम, रसोई, हॉल था जिसमें मैं अकेला रहता था। वहां आकर अब मैं नहाने के लिए बाथरूम में गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। यह महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आया। शायद ऐसे ही लग रहा होगा, इसलिए इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नहाने के बाद मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया था। वैसे भी ये जो हादसा हुआ था, इन सब की वजह से भी बहुत परेशान था और इतनी लंबा सफर करने से थकान भी बहुत ज्यादा हो गई थी। अब मैं एक दिन अपने घर पर ही रहने वाला था जिससे आराम कर सकूं। यही सब सोच रहा था कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो मैं सोचने लगा कि आखिर कौन हो सकता है। ऐसे में मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मेरी पत्नी खड़ी हुई थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गया कि अब शाम के 7 बजे ये यहाँ क्या कर रही हैं। और वैसे भी दिन में बात हुई थी, तब तो उसने मुझे बताया ही नहीं कि ये यहाँ आने वाली हैं। ये सोचते हुए मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था तो वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रहे हो, जैसे मैं आपके लिए कोई अनजान हूं। अब मैं उसकी तरफ देखते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, तुम यहां क्या कर रही हो। यह सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, मेरे आने से खुशी नहीं हुई क्या। तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला,
नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, परंतु फिर भी इस वक्त यहां अकेले। अब वो मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखते हुए बोली, जहां चाह होती है वहां राह अपने आप ही मिल जाती है। आपसे मिलने का मन था, अब आपको तो अपने काम से इतनी फुर्सत मिलती ही नहीं, तो सोचा कि मैं ही चली आऊं। क्या पता मेरे ना रहने पर आप किसी और को अपने मुंह लगा लो। ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? तो मैं बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम कभी अकेली आई नहीं ना। अब मेरे ऐसा कहने पर वो मेरी तरफ देखकर बोली, वो क्या है ना कि ऐसे ही मेरी कोई फ्रेंड है जो मुझसे मिलने के लिए गांव गई थी, यहीं पर रहती है, तो मैं भी उसके साथ ही चली आई। सोचा तो था कि सुबह आपके पास जाऊंगी, लेकिन जब आप यही रहते हैं तो आपके पास बिना बताए चली आई। ये सोचकर कि आपको कैसा लगेगा, आपको खुशी तो हुई है ना। अब मैं हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ, बहुत खुश हूं। वैसे बिट्टू को कहाँ छोड़ आई? तो वो बोली, वो सब गांव में हैं। ये कहते हुए वो मेरे पास आकर मेरे साथ हरकतें करने लगी। छोड़ो अब उन बातों को, मैं इतनी दूर से आई हूं आपके लिए, और आप हैं कि पिछली बातों को ही सोचकर बैठे हो। अब ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी मैंने गेट लॉक कर दिया। तभी अचानक मेरा फोन बजने लगा, तो जैसे ही मैं फोन की तरफ जाने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, होगा किसी का, रहने दो। ये सुनकर मैं बोला, एक बार देखा तो लेने दो। तो वो बोली, अब मैं हूं ना, सिर्फ मुझे देखिए। ये कहकर मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी। उस वक्त उसका अंदाज कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मेरी पत्नी सुनैना एक सीधी सादी गांव में रहने वाली औरत थी। अकेले घर से बाहर मार्केट जाते हुए भी उसे डर लगता था। ऐसे में यहां तक चली आई। थोड़ी हैरानी की बात तो थी, फिर सोचा शायद अपनी फ्रेंड का नाम ले रही हैं तो उसके साथ आई होगी, परंतु वो मेरे साथ जिस तरह की हरकतें कर रही थी उसे देखकर भी थोड़ा अजीब लग रहा था। कभी मेरी पत्नी ऐसा नहीं करती थी। अब वो मेरे पास आकर बोली, आपको तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। अब ये सुनकर मैं बोला, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो बोली, तो आइए ना मेरे करीब। अब जैसे ही मैं उसके करीब जाने लगा, मुझे एक भयंकर सी बदबू आने लगी, जिसमें सांस लेना भी मेरे लिए मुश्किल सा हो रहा था। और मुझे अच्छे से याद था, ये वही बदबू थी जो रास्ते में मुझे जो लड़की मिली थी उससे भी बिल्कुल ऐसी ही बदबू आ रही थी। अब ये देखकर मुझे थोड़ी घबराहट तो होने लगी कि कहीं वो लड़की ही मेरे साथ कोई छलावा तो नहीं कर रही है। फिर अपने आप से बोला, नहीं नहीं, इतना लंबा सफर तय करके आया हूं, रास्ते में तो उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, तो फिर यहां क्यों आएगी। और मैं ये कैसी उलटी सीधी बातें सोचते जा रहा था। तभी मेरी पत्नी बोली, क्या हुआ? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं। अब मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और उसके करीब जाने लगा तो मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पत्नी मेरे साथ में नहीं है। एक अजीब सी बदबू के साथ एक घुटन सी भी महसूस हो रही थी। ऐसे में मैं थोड़ा पीछे हट गया। अब ये देखकर वो मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं। अब वो आकर मेरे गले लग गई और मेरे साथ जिस तरह की हरकतें कर रही थी मुझसे भी ना रोका गया और मैं भी उसके करीब चला गया। इसी तरह मैं उसमें कब खो गया मुझे पता ही नहीं चला। तभी अचानक उसने मेरा गला पकड़ लिया। ये देखकर मैंने सोचा कि शायद मजाक कर रही हैं, कि जैसे ही उसने मेरा गला जोर से दबाया तो मैं हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो अजीब तरीके से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते जा रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया और हड़बड़ाते हुए बोलने की कोशिश करने लगा, परंतु उसने मेरा गला इतनी जोर से दबाया कि मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी, सांस उखड़ने लगी थी। अब तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। तभी अचानक उसने मुझे उठाकर एक तरफ धक्का दे दिया और मेरा गला छोड़ दिया। ये देखकर मैं घबराते हुए उसकी तरफ देखने लगा तो वो जोर जोर से हंसने लगी थी। ये देखकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, पागल हो क्या? ये क्या हरकत है? तो वो मेरे पास आकर बोली, मैं तो आपको डराने के लिए मजाक कर रही थी, माफ करना, गलती हो गई। ये सुनकर मैं गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोला, मजाक करने की भी हद होती है। तो वो मेरे पास आकर बोली, ज्यादा तकलीफ हुई थी क्या? मुझे नहीं पता था कि आपको ज्यादा तकलीफ होगी, आज के बाद नहीं करूंगी। अब ये सुनकर मैं कुछ सोचकर बोला, ठीक है। मैंने सोचा शायद ऐसे ही मजाक कर रही होगी। वैसे थोड़ी हैरानी की बात तो थी,
क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। अब हम दोनों ने अपने कपड़े पहन लिए कि तभी फिर से मेरा फोन बज उठा। जैसे ही मैंने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने करीब खींचकर बोली, आज किसी भी फोन पर ध्यान ना दोगे। अब यह सुनकर मैं बार बार फोन की तरफ देख रहा था जिसमें घंटी बजते ही जा रही थी। तो मैं बोला, कोई इमरजेंसी हो सकता है। तो वो मेरी तरफ देखकर बोली, मुझसे ज्यादा और क्या इमरजेंसी होगा। कुछ ही देर में कॉल कट गया था। तभी वो बोली, 1 मिनट और। बाथरूम में चली गई। काफी देर हो गई थी लेकिन वो बाथरूम में से नहीं आई। ये देखकर मैंने सोचा कि आखिर वो कर क्या रही हैं। अब मैंने बाथरूम के गेट के पास जाकर जैसे ही खटखटाने को हुआ, अंदर से अजीब तरह की आवाज आ रही थी, जैसे जानवर और इंसान की मिलीजुली आवाज हो। बड़ी भयानक सी आवाज थी जिसे सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया। ये कैसी आवाज है? और दरवाजा खटखटाते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, सुनैना तुम ठीक तो हो? दरवाजा खोलो, सुनैना दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खोला और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ? तो मैंने बाथरूम में चारों तरफ जाकर देखा। अब मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ? तो मैं बोला, कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, मैंने सोचा कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। तो वो बोली, शांत मौसम है, किसी पड़ोस के मकान की आवाज आ रही होगी, और वैसे भी मुझे क्या होगा, कुछ होने का नंबर तो अब तुम्हारा है। अब ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, मतलब? तो वो मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं। ये कहकर मेरे साथ आ गई और मैं भी उन बातों को नजरअंदाज कर दिया था। मैंने देखा कि वो अपने हाथ मुंह धोकर आई थी, लेकिन फिर भी उसमें से भयंकर बदबू आ रही थी। अब मैं उसे कुछ पूछ भी नहीं पा रहा था। बार बार मुझे वो रास्ते में मिली लड़की की बात याद आ रही थी। उसकी याद आते ही मैं सोचने लगा, शायद मुझे ही कोई भ्रम हो रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा लग रहा होगा कि ऐसी बदबू आ रही है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे हर जगह से ही ऐसी ही बदबू आए। ये सोचकर इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे सोच में डूबे देखकर वो बोली, क्या हुआ? तो हड़बड़ाते हुए मैं बोला, कुछ नहीं, और बाथरूम में चला गया। जब मैं अपना मुंह धो रहा था तो मुझे शीशे में अपने पीछे वही लड़की खड़ी हुई दिखाई दी जो अजीब तरीके से गुस्से में मुझे घूरती जा रही थी। ये देखकर हड़बड़ाते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा, लेकिन अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो घबराते हुए फिर से शीशे में देखा तो अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शायद ऐसे ही मन का भ्रम होगा। ये सोचकर अपने हाथ मुंह धोकर जल्दी से मैं बाहर आया। फिर हम दोनों ऐसे ही लेट गए थे कि तभी वो बोली, मैं पानी लेकर अभी आई। ये कहकर वो रसोई की तरफ चली गई थी। तो मैं ऐसे ही फोन देख रहा था। मेरे घर से कहीं कॉल आ चुके थे। ये देखकर मैं सोचने लगा, शायद सुनैना के बारे में पूछने के लिए कॉल किया होगा कि वो मेरे पास आकर पहुंची हैं या नहीं। ऐसे में मैं फिर से कॉल करने वाला था कि तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने देखा कि मेरी पत्नी का कॉल आ रहा है। ये देखकर मैं हड़बड़ा गया कि ये किचन में से मुझे क्यों कॉल कर रही हैं, और वैसे भी इसका फोन तो मैंने इसके हाथ में भी नहीं देखा, यहां भी नहीं देखा। ये अपना फोन घर छोड़कर आई है क्या? ये सोचकर एक बार तो आवाज लगाने को हुआ और उसके पास जाना चाहता था, लेकिन फिर शायद ये अपना फोन घर छोड़कर आ गई होगी, घर वाले ही मुझे कॉल कर रहे होंगे। ये सोचकर मैंने कॉल उठा लिया। तभी उधर से सुनैना, उसकी आवाज थी। वो बोली, क्या कर रहे हो? अब मैं थोड़ा हैरान रह गया कि सुनैना ये रसोई में से मुझे कॉल कर रही है क्या, और इसका फोन इसके साथ में है क्या? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो फिर से बोली, हेलो, क्या कर रहे हो अभी? ये सुनकर मैं बोला, तुम्हें पता होगा ना क्या कर रहा होगा। अब वो बोली, आप इस तरह से क्यों बातें कर रहे हो? वैसे भी घर वाले कब से आपको कॉल कर रहे थे, आपने कॉल नहीं उठाया तो मैंने सोचा कि मैं ही आपको कॉल कर लेती हूँ, घर वालों से भी आपकी बात हो जाएगी। ये सुनकर मैं सोच रहा था कि शायद वो ऐसे ही किचन में से मुझे डराने के लिए मजाक कर रही होगी। तभी उसके पास मेरे बेटे के रोने की आवाज आई, जिसकी वजह से मैं थोड़ा हैरान रह गया। मैंने अब फोन कान के लगाए हुए ही जैसे ही किचन में देखा तो अब मेरी आंखों के सामने जो सुनैना थी वो किचन में जग में पानी ले रही थी, और उधर से फोन पर भी सुनैना की लगातार आवाज आ रही थी। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या नहीं। तभी सुनैना जो फोन पर थी वो बोली, आप ठीक तो है ना? अब तो हड़बड़ाते हुए मेरे हाथ में से फोन गिर गया। इसके साथ में ही रसोई में से सुनैना ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा।
उसे देखकर ही पता नहीं मुझे क्यों लगा था कि ये जो मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी का रूप लेकर आई है, ये मेरी पत्नी सुनैना नहीं, कोई और है। उधर फोन पर भी लगातार सुनैना की हेलो हेलो की आवाज आ रही थी, पर घबराते हुए मैं ना नीचे फर्श पर पड़ा हुआ फोन उठा पा रहा था और ना कुछ बोल पा रहा था। बस घबराते हुए रसोई की तरफ देख रहा था। तो जो सुनैना आंखों के सामने थी, वो अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए जैसे ही मेरी तरफ आने लगी, तो मैं बहुत ज्यादा डरने लगा और सोचने लगा कि इससे पहले कुछ हो जाए। अपने आप को बचाने के लिए मैं जैसे ही घर से बाहर की तरफ भागने लगा, तो एक तेज आवाज करते हुए घर का दरवाजा बंद हो गया। ये देखकर मेरे तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई। तभी पीछे से मुझे भयानक रूप से हंसने की आवाज सुनाई दी। तो हड़बड़ाते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा, तो वही लड़की मुझे खड़ी हुई दिखाई दी, जो देखने में बड़ी डरावनी लग रही थी। शरीर पर वही जगह जगह कटने के निशान, वही पूरी तरह सफेद पड़ा हुआ शरीर, आंखों के नीचे काले गड्ढे, बहुत ज्यादा भयानक थी। इतनी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो भयानक रूप से हंसती जा रही थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही हो। अपनी आंखों के सामने उस वक्त उस लड़की को इस तरह हंसते हुए देखकर अब तो मेरा कलेजा ही मुंह को आ गया था। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उस वक्त जैसे मैं अपनी सोचने समझने की शक्ति ही खो बैठा था, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दिमाग ने तो जैसे काम करना ही छोड़ दिया था। बस थर थर कांपते हुए उस लड़की की तरफ देखने लगा। अब वो जैसे ही मेरी तरफ आने लगी, पास में एक गमला लगा हुआ था। उसके आने की वजह से गलती से वो गिर गया। उसके टूटने की आवाज सुनकर मुझे थोड़ा होश आया। अब मेरे साथ क्या होगा, ये सोचकर ही घबराते हुए मैं फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। तभी पूरे घर की लाइट अब बंद चालू होने लगी थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तभी एक भयानक आवाज मेरे कानों में सुनाई दी। सारे के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं और ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये कहते हुए वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। जो कमरे की लाइट बंद चालू हो रही थी, उसमें देखा उसका चेहरा बड़ा ही भयानक और डरावना लग रहा था। जगह जगह से चेहरे पर खून निकल रहा था। शरीर में भी कटने फटने के निशान थे। आंखें बिल्कुल लाल रंग की थीं, उनमें से भी जैसे खून निकल रहा था। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी तो मैं घबराते हुए अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बेहोश हो जाऊंगा, और बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तो ये देखकर घबराते हुए मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चिल्लाने की आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है। और वैसे भी नीचे का पोर्शन तो लोक था, अगल बगल में जो मकान थे वो भी मेरे मकान से दूरी पर थे। तो रात में वैसे भी कोई मेरी आवाज सुनने वाला नहीं था, और अगर किसी ने सुनी होगी तो ध्यान भी नहीं दिया होगा। मैं बस घबराते हुए चिल्ला रहा था। वही वो लड़की जोर जोर से मेरी हालत देखकर हंसती जा रही थी। उस वक्त सच बताऊं तो मैंने डरते हुए अपने कपड़ों में ही पेशाब कर दिया था, क्योंकि इतना ज्यादा डर गया था। तभी शायद मेरी अच्छी किस्मत थी कि उस वक्त दरवाजा खुल गया और मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर भागने लगा। तो इतना ज्यादा डर रहा था कि सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जिससे मेरे पैरों में भी चोट लग गई थी। लेकिन अब मैं एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहता था, जिससे मेरी जान चली जाए। ऐसे में गिरते पड़ते अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए वहां से सीधे भागते हुए पास में ही मेरा एक दोस्त रहता था, उसके पास चला गया। जब उसके घर पहुंचकर मैं बार बार दरवाजा खटखटाते हुए अपने पीछे की तरफ देख रहा था कि कहीं वो लड़की वापस ना आ जाए। उसे दरवाजा न खोलते देखकर अब मैं बहुत ज्यादा डर गया। इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे आवाज लगा सकूं। गले से जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी, बस थर थर कांपते हुए बार बार दरवाजा खटखटाते जा रहा था। तो ऐसे में कुछ देर बाद तो उसने दरवाजा खोला और बोला, अरे यार, बाथरूम में था, थोड़ा सा तो इंतजार कर लेता। बार बार दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। उस वक्त मुझे इस तरह घबराते हुए और परेशान देखकर वो हैरानी से बोला, क्या हुआ? तो मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस घबराते हुए पीछे की तरफ देख रहा था। ऐसे में मेरी ऐसी हालत देखकर वो मुझे जल्दी से घर के अंदर लेकर गया और बोला, क्या हुआ? तो मैं पहले तो घबराते हुए कुछ नहीं बोल पा रहा था। तो उसने मुझे पीने के लिए पानी दिया,
फिर पानी पीने के बाद थोड़ी हिम्मत करके मैंने हड़बड़ाते हुए उसे बातें बताई और घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे आज रात तुम्हारे यहां ही रहने दे, मैं कल सुबह अपने गांव चला जाऊंगा। उस वक्त मेरी बात पर यकीन करना उसके लिए भी मुश्किल हो गया था। वो मेरी तरफ देखकर बोला, अरे यार, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, वैसे भी आजकल तुम्हें शराब पीने की आदत भी है ना, इसलिए कोई भ्रम हुआ होगा, वैसे भी नशे में अक्सर उल्टी सीधे भ्रम होते ही रहते हैं। ये सुनकर हड़बड़ाते हुए मैं बोला, मैंने कोई ड्रिंक नहीं की, मैं सच कह रहा हूं। तो वो बोला, मुझे पता है तुमने पी रखी होगी और तुम्हें ऐसे ही भ्रम हुआ होगा। ये कहकर वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। अब मैं उसे कैसे समझाता था कि आज मैंने कोई ड्रिंक नहीं की है और मेरे साथ कोई भ्रम नहीं हुआ। मैं सच बोल रहा हूं, परंतु उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वैसे नशा करने वालों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। अगर वे बिना नशा किए हुए भी सच बोले कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो लोग उनकी बात पर यकीन नहीं करते। सबको यही लगता है कि नशा करने के बाद ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल रहा होगा। यही अब मेरे साथ हो रहा था, क्योंकि शराब पीने के बाद अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसी ही उल्टी सीधी बातें किया करता था कि आज हकीकत में मेरे साथ ये सब कुछ होने के बाद भी मेरे दोस्त ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था। तभी वो मेरी तरफ देखकर बोला, ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं भी देखता हूं तुम्हारे घर में क्या है। ये सुनकर हड़बड़ाते हुए मैं बोला, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, वो लड़की मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, हम दोनों को ही मार डालेगी, हम दोनों वापस नहीं जाएंगे, मैं आज रात यही रुक जाऊंगा, कल सुबह होते ही अपने गांव चला जाऊंगा। तो मेरी बात सुनकर वो बोला, ठीक है, रुक जाना, सुबह अपने गांव भी चले जाना, पर एक बार मुझे देखकर तो आने दे कि आखिर हुआ क्या है, चलो मेरे साथ। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वापस अपने घर जा सकूं, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, चलो, मैं देखता हूं क्या है और क्या नहीं। अब मैं उसके साथ चल तो दिया था, लेकिन बहुत ज्यादा घबरा रहा था, थर थर कांप रहा था कि हे भगवान, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। फिर हम दोनों ने मेरे घर पर आकर देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। अब जल्दी से वो मेरे साथ अंदर आया। लाइट भी ठीक तरह से जल रही थी और सामान भी अपनी जगह पर रखा हुआ था, कुछ भी वहां पर नहीं था। उस वक्त घर को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस घर में कुछ हुआ है। और जो गमला मुझे टूटा हुआ दिखाई दिया था, वो भी ठीक तरीके से रखा हुआ था। ये देखकर मेरी भी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब मेरा दोस्त ये देखकर मेरी तरफ देखकर बोला, देखो, कुछ भी तो नहीं है। अब ये देखकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैं सोचने लगा कि वो जो कोई भी है, एक आत्मा है, वो तो कहीं भी आ जा सकती है, शायद चली गई होगी। अब मेरा दोस्त बोला, पहले एक तो तुम्हें पीने की आदत लग गई है और अब इस तरह नशे में उठकर भागने की आदत भी लग गई है। आज तो मेरा दरवाजा खटखटाया है, कहीं नशे में किसी और का दरवाजा मत खटखटा देना, वरना पता है ना क्या होगा। यह सुनकर घबराते हुए मैं बोला, मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात पर यकीन करो। तो वो मेरी तरफ देखकर बोला, देख यार, पहले ही मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है, अब और परेशान ना कर, और वैसे भी अगर तुझे मेरे साथ सोना है ना, तो ये नाटकबाजी ना कर, चल मेरे घर पर, वरना यहीं पर सो जा। अब घबराते हुए मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी मेरा दोस्त बोला, देखो, कुछ भी नहीं है यहां पर, सो जाओ। अब मैं बोला, नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। अब मेरी बात सुनकर वो कुछ सोचकर मैं घबराकर बोला, ठीक है, चलो। अब मैं उसके साथ उसके घर पर चला गया था और उसके साथ सोने के लिए लेट गया। अब मेरा दोस्त मेरी तरफ देखकर बोला, इस नशे की वजह से घर को भी ऐसा ही खुला छोड़कर आ गया था, अगर चोर घुस गया ना तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान रखकर। यह कहकर उसने सोने के लिए आंखें बंद कर ली थी, परंतु मेरी तो नींद न जाने कहां खो गई थी। उस वक्त भी मेरे दिलो दिमाग में तो वही बातें घूम रही थी। वही मेरा दोस्त कुछ ही देर में सो गया था, वो भी अकेला ही किराए के घर में रहता था, और कुछ ही देर में मुझे भी नींद आ गई थी। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि मुझे अपने आसपास वहीं पायल के बजने की आवाज सुनाई देने लगी। हड़बड़ाते हुए मैंने आंखें खोलकर देखा, कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा था, तो घबराते हुए फिर से आंखें बंद कर ली। अब मेरे कानों में उसी लड़की की भयानक और डरावनी आवाज गूंजने लगी, लेकिन वो क्या कह रही है ये समझ में नहीं आ रहा था। बस उसकी आवाज गूंज रही थी। तो डरते हुए मैंने फिर से आंखें खोलकर देखा,
तो मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने दीवार से वही लड़की चिपकी हुई अजीब तरीके से मुझे घूरती जा रही थी। बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी और उसके जो शरीर पर जगह जगह कटने के निशान थे, उनसे भी खून निकलकर नीचे फर्श पर गिर रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। तभी उस लड़की ने भयानक रूप से चिल्लाते हुए एकदम मेरी तरफ झपट्टा मारा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे दोस्त की नींद खुल गई। वो मेरी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? अब मैं तो इतना ज्यादा डर गया था कि घबराते हुए, कांपते हुए उसे कुछ बता नहीं पा रहा था। ये देखकर उसने कमरे की लाइट जलाई। पहले 0 वॉट बल्ब कमरे में जल रहा था। मुझे घबराते हुए देखकर बोला, क्या हुआ? क्या देख लिया? परंतु घबराते हुए मैं बस उस दीवार की तरफ देखे जा रहा था जहां अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में जब उसने बार बार पूछा कि क्या बात हुई है, तो घबराते हुए मैंने उसे सारी बात बताई। मेरी बात पर यकीन करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो मेरी तरफ देखकर बोला, बस कर यार, कोई डरावना सपना देखा होगा। ऐसे में घबराते हुए मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही मैंने उस फर्श की तरफ देखा जहां उस लड़की के जो कटने के निशान थे, उनसे खून नीचे गिरा था, परंतु वहां अब कोई भी खून का निशान नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर मेरा तो सिर चकराने लगा। तो मेरा दोस्त बोला, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ ज्यादा ही नशा करने लगे हो, जिसकी वजह से इस तरह के भ्रम हो रहे हैं। सुबह डॉक्टर को जाकर दिखाना या अपना ख्याल रखना। अब सो जाओ, वैसे भी सुबह मुझे काम पर जाना है, मुझे तो सोने दो। ये कहकर फिर मेरा दोस्त फिर से सोने के लिए लेट गया। लेकिन मुझे तो करवट बदलते हुए, घबराते हुए नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरे कानों में उसी लड़की की भयानक तरीके से रोने की आवाज गूंजने लगी। तो मैंने मेरे दोनों हाथ अपने कानों पर लगा लिए और थर थर कांपने लगा गया था। तभी कमरे की खिड़की के बाहर से तेज तेज कमरे की खिड़की खटखटाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत तेज तेज आवाज में खटखटा रहा हो। मैंने उसे तरफ देखा तो खिड़की की जो जाली थी, उससे बाहर वही भयानक लड़की मुझे खड़ी हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से अब मैं घबराकर कुछ नहीं समझ पा रहा था। उस वक्त मेरे तो जैसे दिमाग ने ही काम करना छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की बाहर से ही खिड़की के दरवाजे को, खिड़की को नोचने की कोशिश कर रही है। अपने साथ ये सब कुछ होता हुआ देखकर उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गया था कि घबराहट की वजह से बेहोश हो गया। सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरा दोस्त मेरे मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था और बोला, क्या हुआ? ज्यादा ड्रिंक कर ली थी क्या, जो रात को बेहोश हो गए थे? अब मैं उसे क्या बताता, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बात पर तो वैसे ही उसे यकीन होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। वही फिर वो अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अब मैंने भी सोचा कि ये तो काम पर चला जाएगा, ऐसे में मुझे वापस चलना चाहिए, परंतु अपने घर जाने की अब हिम्मत नहीं हो रही थी। ये देखकर मेरा दोस्त फिर से बोला, अरे यार, मैंने कहा कुछ नहीं है, जाओ अपने घर। लेकिन घबराते हुए मैं कुछ नहीं बोला। अब जब मेरा दोस्त अपने काम पर जाने लगा तो फिर मैं भी अपने घर पर चला आया। उस वक्त घर के अंदर कदम रखते हुए भी मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ था वही बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं कांपते जा रहा था, लेकिन घर में चारों तरफ एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। वहां पर सब कुछ ठीक तरीके से था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यह देखकर मैंने चैन की सांस ली। कभी सोचता था कि हाँ, सच ही कहता है मेरा दोस्त। वैसे भी कल चाहे मैंने ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन आजकल मैं इतना ज्यादा पीने लगा हूं कि जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ भ्रम हुआ था, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं है। ये सोचकर मैं अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करने लगा, जबकि मुझे पता था कि इस तरह तसल्ली देने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो हकीकत में हुआ था, वो कोई भ्रम या कोई डरावना सपना नहीं था। अब बाथरूम में आकर मैं जल्दी से नहाने धोने के बाद बाहर आया। घबराहट की वजह से खाना भी नहीं बना पा रहा था। सच बताऊं तो अब तो मैं वहां पर एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहता था। ऐसे में मैंने अपने ट्रक मालिक को कॉल किया, उससे बातें की तो पता चला कि पास के ही शहर में मुझे ट्रक लेकर निकलना है और शाम तक वापस लौट आना है। अगर मैं चाहूं तो जा सकता हूं, और अगर ज्यादा थकान हो रही है तो एक दिन आराम भी कर सकता हूं। यह सुनकर मैंने सोचा कि वैसे भी सारा दिन रहकर यहां परेशान होता रहूंगा। अगर काम पर चला जाऊंगा
तो थोड़ा मन भी भटक जाएगा, जिसकी वजह से घबराहट भी कम होगी। इसलिए मैं अपने काम पर चला गया। सारा दिन ठीक तरीके से काम करते हुए गुजर गया। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और सच बताऊं तो काम करते हुए जो कुछ मेरे साथ हुआ था, वो सारी बातें भी मेरे दिमाग से कुछ वक्त के लिए निकल गई थी। परंतु अब जब शाम को मैं अपने घर लौटने लगा तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। कल की बात मेरे दिल और दिमाग में ही बार बार घूम रही थी, जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा डर गया कि कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन घर जाना भी जरूरी था। वैसे भी मेरा जो दोस्त था वो लंबे सफर पर गया हुआ था और कल सुबह लौटने वाला था। इसके अलावा नजदीक और कोई मेरा वहां पर जानकार नहीं था जिसके पास मैं रात रुक भी जाऊं। अब सोचने लगा कि वैसे भी कल मैं अपने दोस्त के साथ घर आकर देखा, सब ठीक था। सुबह भी सब ठीक था। शायद ऐसे ही मन को भ्रम हुआ होगा, और अगर ज्यादा ही डर लगेगा तो 1-2 दिन में अच्छा सा घर मिलने पर यहां से मकान खाली कर दूंगा। ये सोचकर अपने आप को तसल्ली देते हुए मैं अपने घर पर आ गया। परंतु जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला तो घर में एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। ये देखकर घबराते हुए, कुछ कदम अंधेरे में ही चलते हुए, भगवान को याद करते हुए जब मैंने लाइट चलाई तो सामने जो कुछ देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ही जमीन खिसक गई। अब मैं थर थर कांपने लगा। मैंने देखा कि घर का सामान तो उसी जगह पर था, लेकिन उसमें जगह जगह खून के निशान बने हुए थे। पूरे घर में जैसे खून के छींटे कभी दीवारों पर, कभी बिस्तर पर, कभी बर्तनों पर लगे हुए थे। यह देखकर मैं थर थर कांपने लगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मेरे दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। उस वक्त चारों तरफ घर की हालत देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और वहां से भागने के बारे में सोचने ही लगा था कि तभी जो मेरे घर का दरवाजा था जिसे खोलकर मैं आया था, एक तेज आवाज करते हुए वो दरवाजा बंद हो गया। ये देखकर मैं और ज्यादा घबरा गया और वापस जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे काफी कोशिश करने पर भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी मुझे अपने पीछे से भयानक रूप से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, तो घबराते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा। वही लड़की खड़ी होकर जोर जोर से रोए जा रही थी। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। तभी वो लड़की अपने आंसू पोंछकर भयानक आवाज में चिल्लाते हुए बोली, सबके सब एक जैसे हैं, कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा। ये कहते हुए वो फिर भयानक रूप से चिल्लाने लगी थी। उस वक्त उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे एक साथ बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हों। चारों तरफ बस उसकी ही आवाज गूंज रही थी। इन सब की वजह से मैं इतना ज्यादा डर गया कि अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने की कोशिश करने लगा तो आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। अब फिर से दरवाजा खटखटाने के लिए जैसे ही हाथ उठाया तो हाथ पैर भी जकड़ गए थे। अब मुझे लगने लगा था कि वो लड़की मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, क्या करूं? तभी वो लड़की अजीब तरीके से मुझे घूरते हुए गुस्से में मेरी तरफ बढ़ने लगी। तो मुझे तो अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आने लगी थी। मुझे लग रहा था कि अब शायद मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा, कोई भी मुझे नहीं बचा पाएगा। ये लड़की पता नहीं कितनी बेरहमी से मेरी जान लेकर रहेगी। उस वक्त दिमाग ने तो काम करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि जब आपको खुद अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई दे तो उस वक्त कैसा लगता है, ये तो वही इंसान समझ सकता है जिसके साथ ये सब कुछ गुजारा हो। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ पैरों में हलचल होने लगी है। तो ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए बिना सोचे समझे मैं सीढ़ियों से होकर छत पर चला गया, क्योंकि दरवाजा तो खुला नहीं था। ऐसे में अंदर से सीढ़ियां ऊपर छत की तरफ जा रही थी, तो वहीं पर चला गया। उस वक्त घबराते हुए मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ आगे क्या होगा, बस मैं भागते जा रहा था। अब छत पर वहां जाकर अब मुझे न तो कोई आवाज सुनाई दे रही थी और न वो लड़की दिखाई दे रही थी। तो मैं घबराते हुए छत पर घूमने लगा, क्योंकि छत से नीचे उतरने का कोई भी रास्ता नहीं था। तो मैं एक कोने में बैठकर थर थर कांपने लगा था। उस वक्त हमारे मकान के पास भी कोई दूसरा मकान नहीं था कि मैं किसी से हेल्प मांग सकूं, क्योंकि जिस जगह मैं रहता था वो शहर से बाहरी इलाका था और ऐसे में वहां पर लोगों ने अपने लिए प्लॉट तो खरीद लिए थे, पर मकान बनाकर रहना बहुत कम लोगों ने शुरू किया था, जिसकी वजह से दूर दूर तक मकान थे। घबराहट की वजह से मेरा फोन भी नीचे ही रह गया था कि मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकता था। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ भी मैं समझ नहीं पा रहा था, न मैं अपनी जान बचा पा रहा था। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं बस बेहोश हो जाऊंगा। पता नहीं कैसे मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन हर पल मुझे अपनी आंखों के सामने जैसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। कुछ देर गुजर जाने पर जब कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने घबराते हुए सीढ़ियों की तरफ देखने लगा, परंतु जब कोई आता दिखाई नहीं दिया तो मैं कांपते हुए अपना सिर घुटनों में दिए हुए रोने लग गया था। आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था कि काश मैंने अपना ट्रक वहां न रोका होता, और जब उस लड़की ने मुझसे हेल्प मांगी थी तो या तो मैं इनकार कर देता या फिर उसके साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता, तो शायद मेरे साथ इतना सब कुछ ना होता। लेकिन गलती तो मेरी थी। उस लड़की को देखकर ही मैं अपने होश खो बैठा था। उसके अंदर मुझे अपनी हवस जो दिखाई दे रही थी, जिसका खामियाजा अब मैं भुगत रहा था। शायद इसकी सजा मेरे लिए मौत होगी, ये सोचते हुए बस रोते ही जा रहा था। उस वक्त मुझे मेरी आंखों के सामने अपना परिवार भी दिखाई दे रहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। अपने आप को मैं अपनी पत्नी का गुनहगार समझ रहा था कि वो मुझ पर कितना भरोसा करती है और मैंने किस तरह उसके भरोसे को तोड़ दिया। हर एक बात अब समझ में आ रही थी, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला तो नहीं जा सकता था। तभी मुझे सीढ़ियों की तरफ से घुंघरुओं के बजने की आवाज आने लगी थी। ये देखकर मैं और भी ज्यादा घबरा गया। मैंने देखा कि वही लड़की छत पर चलते हुए आ रही थी और मेरी तरफ देखकर फिर अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी मरोगे मेरी तरह। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसते जा रही थी। अब मेरी नजर उसके पैरों की तरफ गई थी। अब से पहले मैंने उसके पैर नहीं देखे थे, क्योंकि वो गाम की तरह ही एक बड़ा सा लहंगा, चोली और ओढ़नी पहने हुए थी, जिसमें उसके पैर बहुत कम दिखाई देते थे। लेकिन अब मैं छत पर से नीचे फर्श पर बैठे हुए घबराते हुए उसकी तरफ देख रहा था तो उसके पैर दिखाई दिए। ये देखकर मैं पहले ही डरा हुआ था और ज्यादा डर गया कि उसके पैर उल्टे थे। मतलब मेरी आंखों के सामने वो लड़की एक चुड़ैल थी। वो रोबोट की तरह चलते हुए मेरी तरफ आ रही थी। ये देखकर मैं इतना ज्यादा डर गया कि वहां से उठकर बिना सोचे समझे ही मैंने छत से नीचे की तरफ छलांग लगा दी, क्योंकि उस वक्त दिमाग ने तो काम करना छोड़ ही दिया था। मुझे पता था कि ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी और जो होगा देखा जाएगा। ये सोचकर मैं छत से नीचे कूद गया। ऐसे में जैसे ही नीचे सड़क किनारे आकर गिरा तो मैंने ऊपर की तरफ देखा। वो लड़की अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी। मेरा सिर एक पत्थर से टकराया था, जिसकी वजह से खून निकल रहा था। उसी चीज के चलते मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं बेहोश हो गया। परंतु जब सुबह मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरा वही दोस्त जिसके पास मैं एक रात रुका था मेरे पास बैठा हुआ था। अपने आप को अस्पताल में देखकर मैं घबराते हुए चारों तरफ देखने लगा, क्योंकि मुझे अब भी यही लग रहा था कि वो लड़की मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी मेरे उस दोस्त ने बताया कि सुबह उठकर आसपास के लोगों ने जब मुझे सड़क किनारे लुहुलुहान हालत में पड़े हुए देखा तो भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ऐसे में कुछ लोग जो पड़ोस में ही रहते थे और अक्सर मुझे अपने दोस्त के यहाँ जाते हुए देखते थे, उन्होंने तुरंत मेरे दोस्त को जाकर इस बात की खबर दी। मेरा दोस्त उस वक्त अपने काम से आकर रुका ही था। जब वो वहां पहुंचा तो मेरी ऐसी हालत देखकर हर कोई परेशान हो गया, क्योंकि सिर में काफी चोट आई थी। सबको यही लग रहा था कि पता नहीं मैं जिंदा बच पाऊंगा या नहीं। ऐसे में तुरंत ही मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। मेरे उस दोस्त के पास मेरे पापा के नंबर थे, क्योंकि एक बार मेरे फोन में रिचार्ज खत्म होने की वजह से मैंने उनके फोन से पापा को कॉल किया था। तब से ही जब भी मैं कभी कॉल नहीं उठाता था तो मेरे पापा उन्हें ही कॉल करते थे। ऐसे में तुरंत ही मेरे घर वालों को उन्होंने इस बात की सूचना दे दी। वैसे मुझे वक्त पर ही अस्पताल लेकर आ गए थे, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई थी। अब मेरा दोस्त मुझसे पूछने लगा कि हुआ क्या है, तो मैं घबराते हुए पहले तो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन फिर हिम्मत करके मैंने उसे सारी बातें बताई। तो वो बोला, यार ये ड्रिंक करने की भी हद होती है। आज पीने के बाद तुमने ऊपर से ही छलांग लगा दी। कितनी चोटें आई हैं, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जान बची है। कम से कम अपने परिवार के बारे में तो सोच लिया करो। ये कहते हुए मुझे समझाने की कोशिश करने लगा। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो सच में ही हुआ है। कुछ ही देर में मेरे घर वाले भी आ गए थे। मेरे दोस्त ने उन्हें सारी बात बताई। सभी घर वाले मुझ पर भड़क गए। किसी को भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। हर कोई मुझ पर गुस्सा कर रहा था, क्योंकि सबको यह लग रहा था कि मैंने ही शराब के नशे में ऊपर छत से छलांग लगा दी थी। लेकिन उस वक्त मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया, क्योंकि कल उसने फोन किया था और उस वक्त मैं घबरा गया था, तो उन्होंने मेरा साथ दिया। ये देखकर मेरे भाई ने तो यहां तक बोल दिया था,
ये पीकर छत पर से कूद गया होगा और तुम्हें पता है ये कितना ज्यादा झूठ बोलता है, फिर भी तुम इसका इतना साथ क्यों दे रही हो? लेकिन मेरी पत्नी ने मेरी बात पर भरोसा किया। उन्होंने मेरा ख्याल रखा। फिर मुझे मेरे घर वाले सीधे ही अस्पताल से घर लेकर गए। मेरे दोस्त ने अपने किसी जानकार की मदद से मेरा सारा सामान उस जगह से निकलवा कर अपने यहां रखवा लिया था, क्योंकि अब मैं उस घर में तो रहने वाला नहीं था। गांव में भी जब रात को मैं सोता रहता था तो मुझे घबराते हुए नींद खुल जाती थी। कभी ऐसा लगता जैसे खिड़की के बाहर वही चुड़ैल खड़ी हुई है, कभी उसके चिल्लाने की आवाज आती। मैं बहुत ज्यादा घबराने लगा था। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी पत्नी रोज मंदिर जाने लगी और वहां से चरणामृत लेकर आती, भगवान से मेरी सलामती के लिए प्रार्थना करती। धीरे धीरे इस तरह वक्त गुजरता गया। मेरी चोटें काफी हद तक ठीक हो गई थीं। इन सब में लगभग 4 महीने का समय लगा। जब जाकर मेरी हालत ठीक हुई थी, मेरी पत्नी ने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा था, वरना मैं ठीक हो ही नहीं पाता। उस वक्त अपनी पत्नी को अपना इतना ख्याल रखते देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते कि कैसे मैंने उनका भरोसा तोड़ा था और वो मेरा कितना ख्याल रख रही हैं। जिन घर वालों के सामने और अपनी मनमर्जी के सामने मैंने कभी उनकी कदर नहीं की, आज मेरे बुरे वक्त में उसी ने मेरा साथ दिया है। अब मैं फिर से अपने काम पर वापस जाना चाहता था, लेकिन बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। वैसे मैंने गांव के पुजारी बाबा से कहकर अपने गले में पहनने के लिए बालाजी बाबा के नाम का ताबीज भी बनवा लिया था। साथ में मैंने हमेशा के लिए ड्रिंक छोड़ने की कसम खा ली थी, लेकिन मेरे घर वालों को और मेरे दोस्तों को तो यकीन ही नहीं था कि मैं ड्रिंक छोड़ सकता हूं। सब कहते थे कि मैं बस ऐसे ही झूठ बोल रहा हूं। फिर मैं वापस अपने काम पर लौट आया। इस बार मैं अकेला नहीं रहता था। मेरा ही एक जानकार जो ट्रक चलाता था, उसके ही साथ मैं रहने लग गया था और फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब मैं हमेशा अपने साथ हनुमान चालीसा रखता। साथ में ही बालाजी बाबा के नाम का ताबीज मेरे गले में था। अब ट्रक में सफर करते वक्त मैं अक्सर हनुमान चालीसा चलाए रखता। रात को कभी भूल कर भी सफर नहीं करता, और जिस तरफ मेरे साथ ये हादसा हुआ था, वहां तो मैंने कभी रात के वक्त सफर किया ही नहीं। दिन में भी जाते हुए वहां पर मुझे घबराहट होने लगती और बहुत ज्यादा डर लगने लगता। तभी मैंने अपने साथ के ट्रक ड्राइवर से सुना कि जो लड़की मुझे दिखाई दी थी, मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ था, वो लड़की जो किसी लड़की से प्यार करती थी, उसके बहकावे में आकर अपने गांव से बस पकड़कर शहर जाने के लिए आ गई थी। लेकिन बस खराब होने की वजह से वो वहीं चौराहे पर खड़ी होकर बस के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन जब उसे कोई साधन नहीं मिला तो फिर उसने किसी से फोन लेकर अपनी बॉयफ्रेंड को कॉल किया, तो वो उसे लेने के लिए आ गया था। अब वो लड़की बहुत ज्यादा खुश थी अपनी जिंदगी के बारे में सोचकर उस लड़के के लिए, तो वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आई थी। लेकिन उसके उस बॉयफ्रेंड ने उसके साथ धोखा किया। वहां से ये कहकर उसे पैदल ले आया कि यहां कोई साधन मिल जाएगा तो वे लोग चलेंगे। उस वक्त चारों तरफ अंधेरा भी हो गया था, लेकिन उस अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा था। पर उसने उसके साथ धोखा किया। उसके बॉयफ्रेंड ने अपने ही कुछ आवारा दोस्तों को पहले ही बुला लिया था। वहां लाकर फिर उन्होंने चारों तरफ से उसे घेर लिया। ये देखकर वो घबरा गई। फिर अपनी बॉयफ्रेंड की बातें सुनकर उसे पता चल गया कि उसके साथ धोखा हुआ है और अब उसके साथ क्या होने वाला है। अब अपने आप को बचाने के लिए वो भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर जबरदस्ती उसे उठाकर उसे जंगल में ले गए और वहां उसके साथ सभी ने रेप किया। फिर उसे मारकर उसकी लाश को टुकड़ों में काटकर जिस बक्से में वो अपने कपड़े लेकर आई थी, उसमें से कपड़े निकालकर उसकी लाश को डालकर फेंक दिया। ये सुनकर मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी और अपने साथ गुजरी हुई सब बातें याद आने लगी। तभी मेरे उस ट्रक ड्राइवर साथी से मुझे पता चला कि सड़क के किनारे उस लड़की की लाश किसी पुलिस वाले को मिली थी और उसने उस आधार पर तहकीकात की तो जो उस लड़की के गुनहगार थे वो पकड़े गए। उन्होंने सारा गुनाह भी कबूल कर लिया है और ऐसे में अब उन्हें सजा भी हो गई थी। परंतु पता नहीं कैसे एक एक करके सभी ने जेल के अंदर ही फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। ये देखकर लोगों का कहना तो है कि उस लड़की ने उन्हें मारा था, क्योंकि जेल का जो गेट था उसी से फांसी का फंदा लगाया गया था। अब कैसे उनकी जान गई ये तो पता नहीं, लेकिन लोग यही मानते हैं कि उस लड़की ने अपना बदला पूरा किया है। यह सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ सच में बहुत बुरा था।
लेकिन वो रास्ते आने जाने वाले लोगों को जिस तरह अपने छलावे का शिकार बनाकर जान लेती थी, वो भी ठीक नहीं था। पर एक बात यह भी थी कि जो भी रास्ते आता जाता, अगर उस लड़की को लिफ्ट दे देता था, परंतु उसकी सुंदरता की तरफ आकर्षित न होकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाने के बारे में नहीं सोचता था, उसके साथ कभी गलत नहीं होता, क्योंकि वो लड़की उसे ही मारती थी जो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता था या उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। परंतु अब वो लड़की वहां पर दिखाई नहीं देती है। शायद उसके गुनहगारों को सजा मिलने के बाद ही उसकी आत्मा मुक्त हो गई है। वैसे मेरे साथ जो कुछ हुआ था, उसे मेरे दिल और दिमाग में इस कदर डर बैठ गया कि आज भी वो सारी बातें याद आने पर मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। जो कुछ मेरे साथ हुआ था, उसके बाद मैंने शराब पीना, झूठ बोलना और अपनी हर गंदी आदत छोड़ दी और अपने घर परिवार के बारे में सोचकर जीने लगा। परंतु मेरी पत्नी के सिवाय आज तक मेरे घर वाले मेरे ऊपर यकीन नहीं करते और ये नहीं मानते कि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ था। मैंने आप लोगों को अपने साथ हुई सच्ची और डरावनी घटना इसलिए बताई है क्योंकि बुरी आदतें, चाहे वो शराब का नशा हो, जुआ खेलना हो, चोरी चकारी हो, झूठ बोलना हो या फिर पराई स्त्री के प्रति मन में हवस की भावना रखना हो, हर गंदी आदत हमें नुकसान ही पहुंचाती है और कब हमारी जान की दुश्मन बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता। अगर हमारे अंदर अच्छे भाव हैं, भगवान की पूजा पाठ में हमारी रुचि है, भगवान पर पूरा भरोसा है और हमारे कर्म हमारे साथ हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान हमारा साथ देते हैं और हमारी जान बच जाती है। मेरी किस्मत अच्छी थी और शायद मेरी पत्नी के कर्म अच्छे थे, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बच गई, वरना मैं भी उस चुड़ैल के हाथों बेरहमी से मारा जाता। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि रात में सफर करते समय किसी की मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सुनसान और अनजान रास्ते पर अपनी गाड़ी रोकते समय थोड़ी सावधानी भी रखना जरूरी है। पता नहीं कब हमारे साथ कौन सा छलावा हो जाए और हमारी जान का दुश्मन बन जाए और हमें इस बारे में पता ही नहीं चले। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी पत्नी की कदर करें और उसके भरोसे को कभी न तोड़ें, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। ये हमारी गलतफहमी है, हमें हमारे कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अब इस चैनल पर भी बेनाम की तरह ही रेगुलर स्टोरीज आने वाली हैं, तो आप लोग अब हर रोज स्टोरीज सुनना मत भूलना। इसके बाद मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले पूनम है जमशेदपुर झारखंड से, वाजिद हैं लाहौर पाकिस्तान से, सुनील, नीरू और रुचि हैं बीकानेर से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं प्रयागराज से, जितेंद्र मौर्य हैं बरेली से, जितेंद्र सिंह जेरी हैं जालंधर सिटी पंजाब से, फैजान अहमद हैं भोपाल से, जीएम शेख हैं अहमदाबाद से, पवन हीना हैं हरियाणा से, मोहन हैं झारखंड से, अनोखे लाल हैं यूपी से, फैजान हैदर हैं लाहौर पाकिस्तान से, राजवीर सिंह बन्ना दूदू जयपुर राजस्थान से, पूनम धानका हैं राजकोट गुजरात से, हवाज हैं महाराष्ट्र से, बुशरा खान हैं बिजनौर से, मोहम्मद शुभम हैं दिल्ली से, इमरान हैं महाराष्ट्र से, पंकज कुमार हैं लखनऊ से, सीमा तांती और आरुष हैं मुंबई से, कुलविंदर कौर हैं लुधियाना पंजाब से, फैजल हैं ओमान से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, मोहसिन हैं अहमदनगर महाराष्ट्र से और सबसे लास्ट में अख्तर हुसैन हैं बारामूला कश्मीर से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।